हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन शेष हैं। जुलाई 2024 का अंत हो चुका है और अगस्त 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आज तारीख हो गई है 3 अगस्त। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कामायनी के रचनाकार कौन है? देखिए, कामायनी के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी पानी होने का क्या अर्थ है? मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया है, वो काम नहीं करना चाहिए। जब वो बात पता आपके पिताजी को चली तो वो काम इतना गलत था कि जब आप अपने पिताजी के सामने पहुंचे तो आप पानी पानी हो गए। तो कहने का मतलब क्या है? अत्यंत लज्जित होना, यानी कि आप अपने पिताजी के सामने बहुत ही लज्जित हो गए ऐसा काम करके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दया सागर किस प्रकार का छंद है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, अकर्मक। दया सागर किस प्रकार का शब्द है? तो दया सागर जो है ना ये यौगिक शब्द है। अब यहाँ पर दया सागर क्यों होगा यौगिक शब्द? ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि दया सागर, दया का सागर, यानी इसके खंड जो है वो प्रत्येक हो सकते हैं। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हो जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, तो दया सागर है, इसके प्रत्येक खंड का अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? काल्पनिक, अकाल्पनिक, कल्पनातीत, कल्पित। कल्पना से अधिक यानी कि आपको अगर कोई चीज़ मिल जाए, यानी आपके कल्पना से अधिक मिल जाए, तो आप उस शब्द को क्या कहेंगे? अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कल्पनातीत, कि मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कि जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी वो भी हमें चीज़ें मिल गई। जैसे कि मान लीजिए आपका सपना पुलिस बनने का है और आप सोच रहे हैं कि मैं पुलिस बन जाऊं। आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, फिर उसके बाद आपका जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, सारी चीज़ें क्वालिफाई हो गई, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आपका कल्पना था, आपका सपना था कि मैं पुलिस बन जाऊँ, तो आपने कल्पना की, आपको उससे ज़्यादा मिला, तो ये हो जाएगा कल्पनातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथी? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का शब्द जो होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का तरीका एक ही है और बहुत ही सिंपल सा है। स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय, और उसे पूछा किया जा रहा है कि अप उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अब देखिए, अप इसमें भी दिया है, अप इसमें भी दिया है और अप इसमें दिया, लेकिन अधिगम में अप नहीं दिया है, तो अप उपसर्ग अधिगम में नहीं होगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित। अगर आप अनुग्रहित लिखते हैं ना तो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न क्या है देखिए, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। पूरा टेस्ट लगाइएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इस क्लास में। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी? आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी एग्ज़ाम के लेवल बिल्कुल क्वेश्चन, यूनिक और बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। अनाभाव किस प्रकार का समास है? अनाभाव तो मैं आपको क्या बताया था, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद, हर। तो मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो। अगर ना याद हो तो जहाँ पर अनु, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, आप, उद, भर, उद, हर होता है, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद, हर, भरपेट हुआ, जैसे कि अनुप्रति हुआ, प्रतिदिन हुआ, आडंबर हुआ। तो जब भी ऐसे शब्द हैं तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास कब होता है? जब बीच में योजक चिन्ह होता है। संख्यावाची शब्द द्विगु समास होता है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, अन्नाभाव में किस प्रकार का समास है? तो अन्नाभाव, अब अन्ना अलग है और भाव अलग है, मतलब दो शब्द अलग अलग दिए गए हों और दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए और एक नया शब्द बने, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो भाई मैंने आपको जस्ट बताया है, संख्यावाची शब्द पंचवटी। अब पंचवटी, तो पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने पंचवटी देखा तो 5, तो कौन सा समास होता है? संख्यावाची शब्द जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है द्विगु समास। द्वंद्व समास बीच में योजक चिन्ह। बहुप्रिय समास किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्फल किस प्रकार की संधि है? अब निष्फल की अगर आप संधि करते हैं तो नी, धन, फल। जब आप आपने इसको तोड़ा, यानी इसकी संधि की, संधि करने के बाद जब आपने देखा ये तो विसर्ग के निशान आ रहे हैं, तो आपके माइंड ने तुरंत टैप किया, आपके माइंड ने तुरंत बताया क्या है, ये तो विसर्ग के निशान है, तोड़ने पर आ रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। तो आपने तुरंत विसर्ग संधि पर टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द। अब विपरीत अर्थक शब्द और विलोम शब्द एक ही चीजें होती हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अवरोह, अवरोध, गतिमान या विरोध। आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होता है अवरोह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द या इनमें से कोई नहीं? लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो लंबोदर जो है ना ये योग ऋण शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान में रखना है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात बड़े पेट वाला। गणेश, दशानन हुआ, 10 मुखों वाला। पंकज हुआ अर्थात कीचड़ में उत्पन्न कमल। ये सभी शब्द योग ऋण शब्द के उदाहरण होते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो लंबोदर जो है ना ये एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि लंबोदर भगवान गणेश हैं। तो ये हो जाएगा योग ऋण शब्द, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका अर्थ क्या होता है? चूहे के बच्चे का कार्य बिल खोदना है। जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। सी जन्मजात कार्य बदल सकता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, यानी अगर चूहा है तो चूहा भी बिल खोदेगा, चूहे का बच्चा है तो वो भी बिल खोदेगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो लास्ट वैकेंसी आप लोगों की आई थी वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। और ये मान के चलिए 4 से 5 साल तक अब कोई वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नहीं आने वाली है, ठीक है।
तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी हैं इसमें, और 60 लाख बच्चों ने फॉर्म जो है फिल किया है इसमें। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा इस बार। प्रश्न क्या है कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव, उत्प्रेरक, अनुभाव, संचारी। उन्हें हम कहते हैं विभाव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, धर्म में समास क्या होगा? अब आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर बीच में योजक चिन्ह भी होता है, फिर भी वो द्वंद्व समास होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बीच में योजक चिन्ह नहीं होता फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं, जैसे कि धर्माधर्म। अब धर्माधर्म में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि धर्माधर्म में कौन सा समास होगा, इसे आप याद कर लीजिए आप, ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए। अगर पूछ लिया जाए धर्माधर्म में कौन सा द्वंद्व समास होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से टीका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? टीका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भाषांतर, भाष्य, विप्रति या ये सभी? तो टीका का पर्यायवाची शब्द होता है ये सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब उल्लू का संस्कृत भाषा में शब्द क्या होता है? यानी कि तत्सम शब्द। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है? उल्लू यानी संस्कृत भाषा का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, मालवी, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मालवी जो है ना, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? अम्बुद, बलाहक, जीमूत, ये सभी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बादल का पर्यायवाची अम्बुद भी होता है, बलाहक भी होता है, जीमूत भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये सभी। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, राहत का विलोम शब्द होता है प्रकोप, यानी इसका उल्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा? जिन मेरे प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सातत्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो सातत्य का विलोम शब्द होता है असातत्य, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है, मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब मछली का तत्सम शब्द क्या होता है? जब आपने संस्कृत में कन्वर्ट किया मछली का तत्सम शब्द तो इमरस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द जो होता है वो प्रत्यय होता है। तो प्रतिहिंसा में उपसर्ग होगा प्रति। शुरुआत का शब्द है, देख लीजिए, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, है शुरुआत का शब्द। विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विद्यार्थी का हो जाएगा ये संधि विच्छेद। जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर इसकी संधि क्या बनेगी? विद्याधन अर्थी, विद्या धन अर्थी, और इसको तो मान लीजिएगा बड़ा आ, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ बन गया। और इसे पूछा ऐसी संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सत्य के समीप मार्ग, जो मार्ग सत्य हो। सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सन्मार्ग का समास विग्रह होता है सत्य है जो मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो तो उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई, आपके मन में कोई बात अच्छे से बैठ जाए या हृदय में अच्छे से बैठ जाए, उसको क्या कहते हैं। हृदयगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना या हानि होना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हाथ मलना पश्चाताप करना। आपने हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी की, पूरे साल आपने पढ़ा नहीं, जब पेपर आया आपने पेपर दिया, पेपर के 5 दिन पहले आपने सोचा कि मैंने पढ़ लिया होता ढंग से, अच्छे से कोचिंग कर ली होती और मेरी तैयारी अच्छी होती तो मैं पास हो जाता। तो वक्त तो चला गया, यानी पश्चाताप आपको हो रहा है। तो पश्चाताप करना यानी हाथ मलना। अगला प्रश्न क्या है कि तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बड़ा काम करना, चिंतित रहना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठे रहना। छत पर बैठे हैं आप, लेटे हुए हैं और आप तारे गिन रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे। इसे आप कहते हैं खाली बैठे रहना यानी तारे गिनना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है, रति। अच्छा, निर्वेद का स्थायी भाव क्या होगा। निर्वेद का स्थायी भाव होता है शांत रस। शोक का स्थायी भाव क्या होगा। शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। और घृणा का क्या होगा स्थायी भाव। घृणा का स्थायी भाव होता है धीतत रस। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस रस को रसराज माना गया है। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या भक्ति रस। किस रस को रसराज माना गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा ये टेस्ट लगाइएगा और बीच से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। अगला प्रश्न क्या है कि छपय किस प्रकार का छंद है। मात्रिक, वाणिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, छपय जो है ना ये एक मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छपय मात्रिक विषम छंद है जिसमें रोला और उल्लाला छंदों का मिश्रण है। छपय छंद में कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम के 4 चरण में रोला होता है तथा अंतिम के 2 चरण में उल्लाला होता है। इसके 4 चरणों में 24-24 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरणों में 28-28 अथवा 26-26 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। स्कंदगुप्त जो है ना ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है। तो कृष्णार्जुन जो है ना माखनलाल चतुर्वेदी की नाट्य कृति है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप समझिए, जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लीजिए। बादल राग किसकी लंबी कविता है। जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या 85 और 86 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। चूज कीजिए आंसर, फिर आंसर दीजिए ईमान आराम से। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, यह इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी वास्तविक कारण क्या है। ऐसा थोड़ी होता है, ये बोल सकते हैं आप लोग कि इसका वास्तविक कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है ना, तो मोर जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि। शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। कौन सा अशुद्ध शब्द होगा? हमें तो दिख गया कि कौन सा अशुद्ध शब्द होगा, शताब्दी, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि शताब्दी कैसे लिखा जाता है। देखिए, शताब्दी ऐसे लिखा जाता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। शताब्दी यानी कि शा ता आ की मात्रा, अदाबा फिदा फिबड़ी की मात्रा, शताब्दी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अब वह कैसा व्यक्ति है ये भी इसमें प्रयोग हो रहा है, और वो अभी तक आया नहीं, यानी कई चीज़ों का इसमें मिश्रण हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य, यानी कि वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। व्याकरण के आचार के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरणविद, वेदाचार्य, व्याकरण या व्याकरणिक। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुंती के एक पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है? कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है? कुंती के एक पुत्र के लिए एक शब्द होता है कौन्ते, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? भलाई, आई, निष्ठा, समझौता, संपन्न। भलाई यानी कि लास्ट वाला शब्द भलाई, आई इसमें आ रहा है, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद कर टिक कर दीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना, आंखों का तारा। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। अब यहाँ पर यह किताब रमेश को दे दो, यानी कर्ता ने कर्म को किस में आ रहा है? सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि कारक जो है कुल 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो मेन जो कॉमन है ना वो है को, तो कर्ता ने कर्म को आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद आपको ना याद हो। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा? अव्ययभाव समास, कर्मधार, द्विगु या द्वंद्व? कर्ममुख, यानी आप ये कह सकते हैं कि चंद्र के समान मुख वाला, चंद्र के समान मुख वाला, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार समास। चंद्रमुख में हो जाएगा कर्म, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? यानी विलोम शब्द भी कह सकते हैं, विपरीत अर्थक शब्द भी कह सकते हैं। सकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण, अनाकर्षण। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों विकर्षण, यानी वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्राविवेशण कौन सा शब्द है? तेज, बहुत, वर्षा या बहुत तेज? बहुत तेज वर्षा हो रही है, यानी कि बहुत। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली है? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा, बघेली। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। कौन सी है? ब्रजभाषा, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सूरदास जो हैं ये ब्रजभाषा के कवि हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि धा का उच्चारण स्थान, धा से धनुष का उच्चारण स्थान क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। था से धनुष,
यानी दंत से। ता, था, ता, था, दा और धा, ये दंत वाले हो जाएंगे। कंठ से का, खा, गा, घा, ये कंठ से हो जाएंगे। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा, ये ओष्ठ से हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। अब कितनी लड़कियां आ रही हैं कोई कंफर्म नहीं है, तो कितनी लड़कियां आ रही हैं? 5 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब बताए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।